Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal from Action Cancer Hospital, New Delhi. Dear viewers, today I am again back to discuss another very critical and significant topic which is persisting in our society to discuss with you. Dear viewers, today we are going to discuss the gallbladder cancer. This is a very fast ticking time bomb which is spreading in our society. Dear viewers, on this topic today with me is Dr. Mayank Jain from Action Cancer Hospital. He is a surgeon and consultant in our GI Onco Surgery Department. Good And afternoon. yes, sir, welcome to our this show, sir. Today we are going to discuss lot many things and very basic things which is society and our viewers should know to discuss with you. Let me introduce Dr. Mayank Jain. He did his MBBS from the very prestigious Maulana Azad Medical College, and thereafter, he did his MS from the SMS Medical College, Jaipur. He did his super specialty training in surgical gastroenterology from the esteemed Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, known as SGPGI MS Lucknow. He received his training in GI oncology from Rajiv Gandhi Cancer Institute, another known cancer institute in the country, and having a vast experience of 10 years handling gastrointestinal and hepatopancreatic malignancy. Dear viewers, let's welcome and start over this program to know about what is gallbladder cancer. And sir, we welcome you over in this show, and we want to know that, sir, what is this gallbladder cancer? To begin with, let me just explain. There are many cancers that can occur in the body. गॉल ब्लैडर कैंसर उसमें से एक कैंसर है. होता क्यों है ये? क्योंकि जब गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है, जिसको हम मिकोजा कहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. जब कुछ उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, कई बार वो सूजन जो है हमारे जो मिकोजा के सेल्स हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं to handle that inflammation or sujan. Sometimes that transforms into a cancer. This is when this gallbladder cancer happens. ओके, तो सर गॉल ब्लैडर जो हम समझते हैं सर, ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका फंक्शन इतना नहीं होता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर. और इसका जो कैंसर है सर, कितना हमारे देश में फैला हुआ है, क्यों हम इसको सर एक टिकिंग एंड फास्ट टाइम बम कह रहे हैं? इसको हम टाइम बम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मैं टाइम एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम ईयर 2000-2001 में बात करें, इसका जो इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस यानी कि पर लाख पॉपुलेशन में एवरी ईयर न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, वो ईयर 2000-2001 में दैट वाज अराउंड 5 to 6 केसेस, जो कि अब बढ़ के 2014-15 में जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है, दैट हैज रीच टू 10 to 11 केसेस, विच इज ओवर अ स्पैन ऑफ अराउंड 12 years दिस हैज डबल्ड. 12 साल में नए केस जो हमारे पास आ रहे हैं वो डबल हो गए हैं. इसको थोड़ा सा हम और एनालिसिस करते हैं. अगर हम कंपेयर करें, गॉल ब्लैडर कैंसर है बेसिकली इंडियन कैंसर है, मोर स्पेशली नॉर्थ इंडिया का. तो हम इसको अगर हम कंपेयर करें वेस्ट से, यानी यूएस या यूके वगैरह से, वहाँ पे इसका इंसिडेंस होता है पर लाख पॉपुलेशन में 1 के आसपास, 1 to 2. इंडिया में ऑलरेडी जो पहले 5 to 6 था वो इंक्रीज होकर 10-11 तक पहुँच चुका है. तो यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट 10 times मच मोर कैंसर फास्टर है ये. और इसको थोड़ा और एनालाइज करें, विमेन में जो ईयर 2000-2001 में इट वाज द 5th मोस्ट कॉमन कैंसर, वो इतना स्प्रेड हो गया, इट इज नाउ द 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन. थोड़ा सा रीजनल डिवीजन भी है इसमें इंडिया में, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया. इट इज बेसिकली ए कैंसर ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इसका रेट जो है विच इज अराउंड 12 to 14, नॉर्थ में और ज़्यादा है. जो 10 to 11 है दैट इज डेटा ऑफ नेशनल एवरेज करके, नॉर्थ में दिस इज स्टिल मोर. तो
एक कैंसर जो कि हमारी सोसाइटी में इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि 10-15 साल में ही जो नए केसेस आ रहे हैं वो मोर देन डबल हो गए हैं। तो दैट इज डेफिनेटली अ टाइम बॉम्ब। तभी हमने सर इसको लिखा है अनडायग्नोज्ड टाइम बम। अनडायग्नोज। तो सर इसको फिर डायग्नोज कैसे किया जाता है सर? दिस इज इम्पोर्टेंट कि गॉल ब्लैडर वो ऑर्गन है जिसको आप बहुत इजीली, बहुत सिंपली एक अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। तो जब भी किसी को अगर सिम्टम्स हैं इससे रिलेटेड या सस्पेक्ट करते हैं और आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सबसे सिंपल टेस्ट है जो आपको गॉल ब्लैडर में आपका गॉल ब्लैडर नॉर्मल है या उसमें प्रॉब्लम है, ये आपको बता देगा। प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती हैं? अल्ट्रासाउंड में आ सकता है गॉल ब्लैडर में मांस ही दिख रहा है, गांठ दिख रही है, गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो मोटी हो गई है, थिकनिंग हो गई है, उसमें और प्रॉब्लम जैसे कि स्टोन्स हैं वो पता लग जाएगा। तो ये एक सबसे पहला और बेसिक टेस्ट है। प्लस एक बार कैंसर कंफर्म होता है या सस्पिशन आता है, कई सारे हमारे पास एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है। पेट स्कैन से आपको गॉल ब्लैडर कैंसर की जो हम बोलते हैं स्टेजिंग, उसके लिए हेल्पफुल रहता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर हमारा गॉल ब्लैडर तक ही सीमित है, बॉडी में कहीं और स्प्रेड तो नहीं हो रहा। ये सब हमें डिटेल्स पता लगती हैं। तो सर अगर हमें आपने ये बताया कि इसको हम इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है, लेकिन सर जो कॉमन पब्लिक है उसको पता नहीं चलता है, तो वो सर वो कब जाए सर? यानी ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिनको वो ध्यान रखे और अपने आप को जल्द से जल्द इन बेसिक टेस्ट के लिए लेकर जाए? क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता चले किन सिम्टम्स को वो बिल्कुल भी ना अवॉइड करें, जिससे कि इस गॉल ब्लैडर कैंसर का जल्दी हमें पता चल पता पाए। लगे किसी को भी अगर पेट में, खास तौर से अगर पेट में ऊपर की तरफ अगर दर्द है, जो कि खास तौर से दर्द पीछे साथ में कमर में भी जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। किसी को वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस जो कि वो चाह नहीं रहा, वेट लॉस, ही इज़ नॉट ट्राइंग फॉर अ वेट लॉस बट फिर भी वेट लॉस हो रहा है, भूख कम लगने लग गया है, परसिस्टेंट जॉन्डिस चल रहा है, पेट फूलने लग गया है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक सिम्टम्स जिसमें हम सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि दिस मे बी ए सिम्टम ऑफ यू हैव सम डेफिनेटली प्रॉब्लम, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स मे बी गॉल ब्लैडर कैंसर। तो व्यूअर्स, आपने ये जाना कि जब भी आपको परसिस्टेंट पेट में ऊपर की तरफ दर्द हो और वो रोटेट होकर पीछे जा रहा हो, तो इन सिम्टम्स को लाइटली नहीं लें। इसके लिए जरूर आप अपने विशेषज्ञ से, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और उसको स्पेसिफिकली बताएं कि हम मुझे ऐसा दर्द हो रहा है। एम आई करेक्ट सर? दिस इज द मैसेज। डेफिनेटली दिस इज द मैसेज एवरीवन शुड नो। सर हमसे एक व्यूअर हैं सर, मिस्टर वीरेंद्र सोनीपत से। सर वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर गॉल ब्लैडर कैंसर के सर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। रिस्क फैक्टर्स जो गॉल ब्लैडर कैंसर के हैं, इसको मैं तीन तरीके से समझाना चाहूँगा। एक होता है क्यों होता है गॉल ब्लैडर कैंसर। बेसिकली एक है कि हमारा गॉल ब्लैडर ससेप्टेबल है, एक है हमारा पर्सन ससेप्टेबल है फॉर कैंसर, तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले कि हमारा गॉल ब्लैडर कब ससेप्टेबल है जिसमें कैंसर हो सकता है। गॉल ब्लैडर के कई सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो कि आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे फैला हुआ है वन इज गॉल ब्लैडर स्टोन। जब भी गॉल ब्लैडर में पथरी होती है उसके कारण गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोजा होती है, जो लाइनिंग होती है जिस जहाँ से ये कैंसर शुरू होता है, उसमें सूजन हो रही है, तभी वो पथरी बनी। वही सूजन अगर लंबे टाइम तक चलती रहे, उसको टैकल ना किया जाए, तो आगे जाके वो कैंसर का रूप धारण कर सकती है। ऐसे ही कुछ होते गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में कैल्सिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। उस टाइप की अगर प्रॉब्लम मिलती है तो भी गॉल ब्लैडर में आगे कैंसर बन सकता है। प्लस कुछ स्पेसिफिक टाइप की सूजन होती हैं जिनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ज़ैंथोग्रानुलोमेटस कोलिसिस्टाइटिस होता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ये, या फिर हमारी पित्त की जो नली होती है उसकी बनावट में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कोलोडोकल सिस्ट बोलते हैं, उससे रिलेटेड ये कैंसर हो सकता है।
तो ये हुआ कि गॉल ब्लैडर में आपके प्रॉब्लम है कुछ। फिर है कि एज अ पर्सन, व्हाई इज वन पर्सन हु मे बी एट अ हायर रिस्क फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। विद एज ये कैंसर का रिस्क बढ़ता है। फीमेल्स में ये कैंसर ज़्यादा देखा गया है क्योंकि उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा हैं, उनमें ये ज़्यादा है। ओबेसिटी, अगर आपके शरीर में भारीपन है तो डेफिनेटली ये कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर आते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल माने जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये इन्फ्लुएंस होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस टाइप का? एयर पॉल्यूशन की हम इसमें बात नहीं कर रहे, इसमें हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि जो हम पानी लेते हैं प्लस द सेम पानी जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इरिगेशन में यूज़ होता है, उसका भी इसमें इम्पैक्ट बताया गया है। अच्छा। जो हमारे पानी में पोल्यूशन है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, निकल हो गया, कैडमियम है, क्रोमियम है, उसका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल बताया गया है। तो सर इसका मतलब जो हम बाहर हम घूमने के लिए भी जाते हैं या जो ऐसी जगहों पर हैं पहाड़ वाली जगहों पर, और उन्हें अपने पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दूषित पानी से बचना चाहिए। उसे ऐसा ना समझें कि भाई कि एकदम से पी लें। कोशिश करें कि उसको उबाल के पिएं। एम आई करेक्ट सर? डेफिनेटली क्लीन वाटर तो एकदम मस्ट है। गॉल ब्लैडर कैंसर तो एक बीमारी है जो अनहाइजीनिक या अनक्लीन वाटर से होता है, बट सबको पता है कि बहुत सारी और बीमारियां उससे होती हैं। तो पानी की स्वच्छता पे तो ध्यान एकदम ध्यान मस्ट है रखना ही ही है। रखना है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है किसी भी बीमारी को ट्रिगर करने के ट्रिगर लिए, करने में उसमें चाहे वो गॉल ब्लैडर हो या कोई और लीवर और से बीमारी। संबंधित हाँ। समस्या हो। तो इसलिए आपने पानी की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना है। सर आपने अभी बीच में अपने हमारे डिस्कशन में आपने बताया कि उम्र का, तो सर उम्र का इसमें क्या विशेष महत्व है? देखिए, जो भी कैंसर होता है, शरीर जैसे जैसे एज होता है उसमें अपने आप, जैसे मैंने बताया कि सूजन के कारण ये कैंसर होता है, बॉडी में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होते हैं कि वो सूजन को रिपेयर करे, हीलिंग करे। एज के साथ साथ वो मैकेनिज्म्स हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो जो हमारे सेल्स हैं, ये म्यूकोजा वाले सेल्स हैं, वो ज़्यादा चांस बनता है कि वो कैंसर वाले सेल्स में तब्दील हों। तो सर ये आपने सर अभी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि गॉल ब्लैडर कैंसर होता क्या है, किस उम्र के लोगों को हो सकता है। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर इससे क्या बचने के भी कोई उपाय है, कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है क्या? अब इसी को हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था कि गॉल ब्लैडर कैंसर होता क्यों है, इसी को हम दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं। उसी में आपका हमारा इस सवाल का जवाब छुपा है। जो रिस्क फैक्टर जैसे हमने कहा उसको हम दो तरीके से कहते हैं। मॉडिफाइबल, जिसको यानी आप बदल सकते हैं, कुछ आप कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एज है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, उन चीज़ों, आपकी जेनेटिक्स है, फैमिली में अगर यानी किसी को रहा है ये कैंसर, या फैमिली में कोई भी बॉडी में कैंसर रहा है, इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। तो इसके बारे में मैं बात थोड़ा सा नहीं करता क्योंकि आई थिंक उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा था मॉडिफाइबल, यानी जो आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, डेफिनेटली आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यस। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिस पे थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट करूंगा, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर अच्छा। आपकी पित्त की थैली में पथरी है, हम्म। कुछ साल पहले तक हमारे पास रिसर्च थी कि अगर गॉल ब्लैडर कैंसर होता है तो उन पेशेंट्स में 80 टू 90% में पथरी पाई जाती है। ओ। ये क्लियर नहीं था क्या पथरी कैंसर में बनती है या कैंसर हुआ फिर पथरी होने का चांस बनता है। धीरे धीरे हमारे पास ये एविडेंस इकट्ठा होता जा रहा है कि अगर पथरी है तो आगे कैंसर बनने का चांस आपका डबल हो जाता है। लेटेस्ट एविडेंस में यहाँ तक भी थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है तो क्या आपको हमेशा इसका इलाज कर लेना चाहिए? इसके पास भी हमारे पास कुछ तथ्य हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें ये कैंसर में बदलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, उनको तो डेफिनेटली ये पथरी वाला ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिसमें रिस्क कम है,
वो शायद अभी रुक सकते हैं। मैंने वर्ड शायद यूज किया क्योंकि हो सकता है हम कुछ साल बाद बोलें कि हाँ, इनको भी जरूर करा लेना चाहिए। सर ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में, जिसको हम पित्त की थैली भी कहते हैं, उसमें अगर स्टोन्स हैं तो इसको ध्यान रखें इस चीज का, और अपने सर्जन से जरूर इसके बारे में मिलते रहें। अगर वो कहते हैं कि इसको हम सर्जरी से हटा देना सब बेहतर है, तो उसमें कुछ भी संकोच नहीं करें। और बिल्कुल भी जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए आप जो आपको लोग बताते हैं, या हम कई बार स्कूटर के ऑटोज के पीछे लिखा पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर से अपने स्टोन निकलवाए, उन चीजों पर व्यर्थ अपना समय ना करें और अपने डॉक्टर से बात कर कर इस समस्या का जल्दी से जल्दी उपचार करें। है सर, यही हमारा सर डेफिनेटली कि यही एकदम एकदम क्लियर मैसेज यही है कि यही एक वो ऐसा रिस्क फैक्टर है जो टोटली आपके कंट्रोल में है। सर हमें तो इस आप सर्जरी के बारे में जरूर बताएं कि ये सर्जरी आजकल इतनी टेक्निक्स हो गई हैं, हमने वर्ड सुनते हैं लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से सर्जरी, क्या ये सर्जरी भी उसमें द्वारा हम कर सकते हैं? उसमें कितना रिकवरी टाइम रहता है? ओके, देखिए, जो पहली बात, अगर आपको ये गॉल ब्लैडर कैंसर ये कहीं पता लगता है तो उसमें हम पहले देखते हैं कि वो कहाँ तक स्प्रेड है। इसको और हमने क्यों इतना डिस्कस किया, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जब हमारे पास आते हैं 95% पेशेंट्स वो लास्ट स्टेज में आते हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। बहुत ही लिमिटेड पेशेंट्स हैं जिसमें हम कुछ उनकी मदद कर पाते हैं। इसलिए इसको जल्दी पता लगाना और आगे उपचार करना ज़रूरी है। अब उपचार क्या है? जब भी ये गॉल ब्लैडर कैंसर पता लगता है और आपके डॉक्टर ने देख के टेस्ट होने के बाद वो कहते हैं कि हाँ जी, इसमें सर्जरी पॉसिबल है, तो बेस्ट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में इसमें हम करते क्या हैं? गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, आसपास की थोड़ा सा हिस्सा लिवर का निकाला जाता है, और कुछ गांठें होती हैं जहाँ पे ये कैंसर पहले गॉल ब्लैडर से शुरू होके जो आसपास गांठों में फैलता है, तो वो गांठें निकाली जाती हैं। और आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में ये सब लैप्रोस्कोपिकली फिजिबल है। तो इसमें से पेशेंट का कम से कम उसको चीरा लगता है, जल्दी रिकवरी होती जल्दी है। रिकवरी होती है, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी रहते हैं, पेन कम रहता है, और डेफिनेटली रिकवरी फास्टर और बेटर होती है। सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि हमारे अस्पताल में इसका संपूर्ण इलाज होता है और हमारे पास सब लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा ये किया जाता है। सर हमसे सर मिस्टर मोहित है सर, वो एक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर ये गॉल ब्लैडर कैंसर हो जाता है तो इसके सर क्योर होने के सर चांसेस क्या हैं सर? हाँ, जैसा अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर पेशेंट्स जब उनको पता लगता है कि हाँ, उनको गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो वो लास्ट स्टेज में होते हैं। ओह, हमें 95% ये बहुत बहुत ज़्यादा है, ध्यान बहुत रखना ज़्यादा है है। कि ये हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आपको पेट में दर्द हो और गॉल ब्लैडर में पथरी हो, तो इन चीजों को कभी भी लाइटली इग्नोर नहीं ना लें। करें, हाँ। हाँ, इसे इग्नोर नहीं करें। और जिस तरह सर ने बताया कि उम्र भी एक मुख्य कारण होती है, तो सर क्या हम ये कहेंगे अपने व्यूअर्स को सलाह दें कि 40 से ऊपर या 45 से ऊपर अपना अल्ट्रासाउंड वैसे ही रूटीन में एक बार जरूर कराएं, या हेल्थ चेकअप कराएं, जिससे कि आपको कुछ भी ऐसी समस्या हो तो पहले से ही पकड़ में आ सके। डेफिनेटली भारत के अलावा कुछ देश जैसे कि चिली जो है, वहाँ पे ये ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया नंबर 2 पे आता है इस कैंसर में। वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल है कि जब आप 40-45 के होते हैं, ये आपका एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड मस्ट है। हम्म। तो तो आप व्यूअर्स, अपने लेवल पे ये डेफिनेटली एक हेल्थ चेकअप में या एक अल्ट्रासाउंड, एक रूटीन अल्ट्रासाउंड, एक स्कैन अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करा सकते हैं, जिसमें आपका ना ही केवल गॉल ब्लैडर के बारे में पता लगेगा, बाकी शरीर पेट के के और बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी भी, पता लग जाएगा। तो व्यूअर्स एक बहुत छोटा सा और एक सिंपल सा टेस्ट है, जिसमें आपको खाली पेट जाना होता है और डॉक्टर के प्रीव्यू में इसको जरूर कराएं। और इस टेस्ट से आपको
समय से पहले अगर कुछ भी डेवलप हो रहा है शरीर में, ऑर्गन्स में कुछ भी, तो पहले से पता चलता है और आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सर हमसे एक और ये भी पूछ रहे हैं सर कि गॉल ब्लैडर कैंसर को सर हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं? तो आई थिंक उसका आंसर आपने दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उन्हें बताएं। हम्म। मिस्टर देखिए, नवीन राणा है सर जो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। हम्म, वही जैसे मैं अभी बताया था कि हम कुछ फैक्टर्स हैं जो हम चेंज करके ये कैंसर होने से बचा सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है और आप अगर हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, हाई रिस्क मतलब कि अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अभी यंग ही हैं, यानी आपके पास अभी काफ़ी लाइफ है, वो सूजन पट चलता रहेगा, आगे जाके कैंसर बनने का चांस ज़्यादा है। पथरी काफ़ी सारी हैं, बड़ी बड़ी पथरी हैं, पथरी में बार बार वो दर्द या सूजन के कारण प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सर्जरी करानी चाहिए। ओके। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि वेट कंट्रोल है, पानी की स्वच्छता है, वो सारी चीज़ें हैं कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो कैंसर का रिस्क कम होता है। ओके सर, हमसे मिसेस नीलम है सर, वो हमसे पूछ रही हैं कि सर जिनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, क्या उन सबको सर्जरीज करानी चाहिए? और अगर मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो क्या मुझे सर्जरी रिक्वायर्ड है क्या? तो सर दो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हैं सर। मेरे को लगता है लोगों में काफ़ी कंसर्न है और काफ़ी सवाल हैं अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन। तो इसमें मैं वही कहूँगा कि आपको अगर गॉल ब्लैडर स्टोन पता लगता है, आप अपने सर्जन से ज़रूर मिलें। वो चेक करके देखें कि आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या आप लो रिस्क में हैं। अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करवाना ज़रूरी है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसको आप बिल्कुल झिझके नहीं, छुपाए नहीं, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अगर वो सर्जरी एडवाइस करता है तो उसको आप इग्नोर नहीं करें। सर इसमें सर कोई हमें डाइट का भी कोई ख्याल रखना चाहिए टू प्रिवेंट द गॉल ब्लैडर कैंसर? इन जनरल जो डाइट है, आप एक हेल्दी डाइट जो होता है, मतलब स्वच्छ डाइट, जिसमें कि आपका एक जिसे नॉर्मल सर आजकल हम कहते हैं जो बच्चे वगैरह ये सब पेप्सी और फास्ट फूड डाइट जिसे कहते हैं। देखिए, किसी भी इस टाइप के पेप्सी या प्रोसेस्ड फूड जिसे कहते हैं, वॉट एवर एफएसएसआई में से, बट मेरा मानना ये है कि कुछ केमिकल्स मे बी चाहे परमिटेड लेवल्स में हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स शायद ऐसे हैं जिसकी शायद हमने टेस्टिंग नहीं करी, हमें पता नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिसको हमें पता भी है बट बॉडी पे इफेक्ट क्या करते हैं इसके बारे में शायद हमें नॉलेज नहीं है। तो जितना भी प्रोसेस्ड फूड हो, ये पेप्सी कोला हैं, अवॉइड करें, वो बेटर है। थैंक यू सर, आज आपने हमें जीआई गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि अपना अल्ट्रासाउंड 40 वर्ष की उम्र के बाद जरूर एक बार कराएं। इससे आपको अपने शरीर के ऑर्गन्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। पानी का जो है, दूषित पानी से बचें, साफ पानी लें और अपने आप को हेल्दी डाइट दें। दिस इज द मेन क्रक्स टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द गॉल ब्लैडर कैंसर। और अगर आपको स्टोन्स हैं तो उसको जरूर अपने सर्जन से जरूर एक बार डिस्कस करें। और डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर मयंक जैन, रोज 9 से 5 बजे तक एक्शन कैंसर अस्पताल में अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, जो आपने हमें इतनी सारी जानकारियां आज हमें इस टाइम बॉम्ब के बारे में बताई, जिसको हम एक छोटे से टेस्ट से पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमें ऐसी ही जानकारियां और भी हमारे व्यूअर्स को देते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू।